नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। बांग्लादेश के मुद्दे पर आपको बता दें कि भारत में भी एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें आपको बताते चले कि विदेश मंत्री ने खासतौर पर इस बैठक की अध्यक्षता की और कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दल एक साथ आए और सरकार को फैसला लेने की छूट दी गई है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद लगातार हालात जो है वो बदल रहे हैं और नए प्रधानमंत्री को चुनने की कवायद भी तेज हो गई है। उधर दूसरी तरफ आज भारत में भी देखिए इस मुद्दे पर बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने भी सभी दलों के साथ बैठक बुलाई, कई मुद्दों पर चर्चा की गई। खासतौर पर देखिए बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हुई है। हालात बदलते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 12,000 भारतीय बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। और बताते चले आपको, विदेश मंत्री ने कहा है कि 8,000 छात्रों की वापसी हो चुकी है। बाकी जो भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उनको भी वापस भारत लाने की कवायद तेज है, कोशिशें लगातार जारी है। बैठक में राहुल गांधी ने पूछा है, इस मुद्दे पर सवाल पूछा, कहा कि तख्ता पलट के पीछे क्या विदेशी ताकत का हाथ है। तो विदेश मंत्री ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल फोटो बदला, अभी कहना जल्दबाजी है। शेख हसीना पर अभी फैसला बहुत कुछ अभी नहीं है। और देखिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश आर्मी की टच में है भारत। तो देखिए बांग्लादेश की स्थिति संवेदनशील है और आर्मी की टच में है भारत। बांग्लादेश में 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं। 8,000 भारतीयों को लाया गया है वापस, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं। और बाकी जो भारतीय बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उनको भी वापस लाने की कवायद तेज है, कोशिशें लगातार की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान दिया है कि जो बांग्लादेश आर्मी है उसकी टच में है भारत। और आपको बताते चलें कि एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि सभी भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी लोगों को सुरक्षित भारत ले आया जाएगा। कोशिशें लगातार की जा रही है। विदेश मंत्री ने कहा है कि 8,000 छात्र की वापसी हो चुकी है। तो इस बारे में जानकारी विदेश मंत्री ने दिया है। साथ ही साथ एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि 12 से 13,000 भारतीय अभी फिलहाल फंसे हुए हैं वहां पर, सूत्र हालांकि ये बता रहे हैं। और देखिए बैठक में राहुल गांधी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सवाल पूछा, तख्ता पलट के पीछे क्या विदेशी ताकत है, राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। और इस पर एस जयशंकर ने कहा है कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल बदला, एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल बदला है, ऐसा एस जयशंकर ने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं है, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं। और एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि 12 से 13,000 भारतीय अभी फंसे हुए हैं, सभी लोगों को वापस लाने की कवायद तेज है। विदेश मंत्री ने कहा है कि 8,000 छात्रों की जो छात्र हैं, ऐसे 8,000 जिनकी वापसी हो गई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बारे में जानकारी दी है। बताते चले आपको, सर्वदलीय बैठक में सभी दल एक साथ आए और सभी लोगों ने सरकार को बांग्लादेश के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए छूट दी है, यानी कि सभी दल अब इस मुद्दे को लेकर एक साथ हैं। बांग्लादेश छोड़ भारत आई शेख हसीना, बांग्लादेश में तख्ता पलट, भारत में क्या हो रहा है इससे जुड़ी आपको खबरें बता रहे हैं। देखिए बांग्लादेश छोड़ करके भारत आई शेख हसीना और आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति संवेदनशील है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है पद से। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शेख हसीना मौजूद है। ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत आ गई हैं और भारत से ब्रिटेन या फिर यूरोपीय देश जा सकती है शेख हसीना। तो शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, पीएम आवास में ही कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक हुई, कहा जा रहा है। तो स्थिति अभी संवेदनशील है बांग्लादेश में। हिंडन एयरबेस जाकर के शेख हसीना से मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या स्थिति है और भारत में उसका असर किस तरीके से पड़ रहा है। संसद में भारत का पक्ष रख सकते हैं एस जयशंकर। बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी दल एक साथ आए। बांग्लादेश के मुद्दे पर विदेश मंत्री से मिले राहुल गांधी और सवाल भी पूछा राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से तख्ता पलट को लेकर के। और देखिए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की जबरदस्त चौकसी है। शेख हसीना के बेटे ने न्यूज इंडिया से भी बातचीत की है, न्यूज 18 नेटवर्क से शेख हसीना के बेटे ने भी बातचीत की है।
और देखिए, शेख हसीना को भारत में रहने के लिए देना चाहिए या फिर नहीं, इस मुद्दे को लेकर के मनोज झा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय। अब देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद निशाने पर है हिंदू मंदिर। इस्कॉन टेम्पल के जो वहां पर रखरखाव करते हैं उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, खासतौर पर जो हिंदू मंदिर है बांग्लादेश में तोड़ा जा रहा है उनको। इस्कॉन का एक वीडियो जारी किया गया है, देखिए, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है और इसकी कोशिशें लगातार जारी है। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति काफी संवेदनशील है, बांग्लादेश में तख्ता पलट सेना का राज है फिलहाल अभी, और इसके बाद कहा जा रहा है कि निशाने पर है हिंदू मंदिर, हिंदू मंदिरों को वहां पर तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन ने जारी किया है मंदिरों में तोड़फोड़ का एक वीडियो, देख सकते हैं आप इसमें, और इस्कॉन का दावा है कि कई मंदिरों में आग भी लगाई गई। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत आ गई हैं और यहां पर हिंडन एयरबेस में वो मौजूद हैं और उनको सुरक्षित रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात भी की है। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से स्थिति वहां पर संवेदनशील है, बांग्लादेश के हालात पर बताते चले आपको, भारत काफी ज्यादा सोच विचार कर रहा है। हिंडन एयरवेज के सेफ हाउस में शेख हसीना रुकी हुई हैं और सेफ हाउस में ही उनको रखा गया है। तो कल देर शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज से हिंडन एयरवेज पहुंच गई थी शेख हसीना और इसके बाद से ही उन्हें हिंद एयरवेज के सेफ हाउस में रखा गया है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुआ बवाल के बाद जहां एक ओर सत्ता पलट गई, वहीं दूसरी ओर शेख हसीना जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी, कल देर रात यहीं पर हिंडन एयरबेस पर आई थी। यहीं पर उनका जो विमान था वो यहाँ पे लैंड हुआ था और वहां से सीधा बांग्लादेश से भागने के बाद वो सीधा यहीं पर रुकी थी। आज सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह उन्होंने यहाँ नाश्ता किया है, उनको सेफ हाउस में यहाँ रखा गया है। बताया ये भी जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो संभवतः आज शाम तक वो अपनी बेटी के पास, दिल्ली जो रहती हैं उनके पास भी जा सकती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से स्थिति अभी बनी हुई है, इसे लेकर के भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती जो है और ज्यादा मजबूत कर दी गई है। बताते चले आपको, जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के लिहाज से वहां पर तैयारियां दुरुस्त कर दी गई हैं। कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दक्षिण दिनाजपुर बंगाल की तस्वीर, फुलबाड़ी, जलपाईगुड़ी, अगरतला त्रिपुरा, मेघालय में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया। तो आपको बताते चले, बीएसएफ ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या और ज्यादा बढ़ा दी है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी भी पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और सुरक्षा को लेकर के बड़ी बैठक की है। आज वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा भी कर सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक अभी देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, लेकिन घुसपैठ की आशंका के चलते बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, शेख हसीना से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजनीति से उन्होंने अलविदा कह दिया है, ऐसा कहना है शेख हसीना के बेटे ने यह बात कही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हसीना के बेटे साजिब वाजिद का यह बयान सामने आया है कि शेख हसीना ने राजनीति को अलविदा कह दिया है, अब वो राजनीति में वापसी नहीं करेंगी और ऐसा कहना है उनके बेटे साजिब वाजिद जाय का। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना अपने नेतृत्व के खिलाफ हुए विद्रोह से बहुत ज्यादा निराश हैं। उन्होंने कहा है कि हसीना रविवार से ही इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर शेख हसीना का बचाव करते हुए साजिब वाजिद ने कहा है कि जब बांग्लादेश में पुलिस वालों को पीट पीट करके मारा जा रहा था तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था।
बांग्लादेश में देखिए लगातार चौथी बार पीएम बनी शेख हसीना ने कभी सोचा नहीं होगा कि 15 साल का शासन सिर्फ 15 मिनट में हाथ से निकल जाएगा। और बताया जा रहा है कि शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद सेना ने देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था। शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद उनकी विरोधी और चीन समर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए गए। और देखिए पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई, आगजनी हुई, लोगों पर हमले हुए। और ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक निवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया, पीएम के घर पर जाकर लूटपाट की और तोड़फोड़ भी की। तो सैकड़ों की संख्या में आए हुए प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी नहीं छोड़ा। वहां भी विरोध करने वाले लोगों ने हंगामा किया, जमकर बवाल मचाया, तोड़फोड़ की। ढाका में आवामी लीग के दफ्तर में भी आग लगा दी गई और आवामी लीग के सांसदों के घर पर भी हमले हुए, आगजनी की गई, जिसका जीता जागता ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बवाल मचाया गया, आगजनी की गई, सांसदों के घरों पर हमला किया गया, आग लगा दी गई, संसद पर धावा बोल दिया गया। ढाका में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पीएम आवास में लूट की भी घटना हुई। सड़क पर देखिए किस तरीके से आगजनी की कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। अब देखिए बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकना, इसके पीछे बताया जा रहा है पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ। और कहा जा रहा है रिजीम चेंज के पीछे आईएसआई का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक देखिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की आईएसआई के साथ गांठ के सबूत मिले हैं। और बताया जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे ने लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर के ऑपरेशन रिजीम चेंज तैयार किया था, जिसे बांग्लादेश में पूरा किया गया। और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में तारिक रहमान और आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत होने का दावा बांग्लादेश के अधिकारी कर रहे थे। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर डीआरआई पटना ने बड़ी कार्रवाई की है। हाथीदा जंक्शन में आपको बताते चले एक कार से सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। कहा जा रहा है लाखों करोड़ों में कीमत है। हाथीदा स्टेशन से सोना बरामद किया गया। डीआरआई पटना ने ये बड़ी कार्रवाई की। 28 सोने के बिस्किट बरामद किए गए। 3.2 किलो वजन बताया जा रहा है और 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर 3 अगस्त को कार से सोना मिला था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के गोपालगंज में तैयारी की जा चुकी है। आपको बता दें कल से शुरू होने वाली ये परीक्षा 28 तारीख तक चलेगी और इसको लेकर के तैयारियां कर ली गई हैं ताकि ठीक तरीके से एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जा सके। इसको लेकर के प्रशासन के द्वारा भी तैयारियां की गई। 7 से 28 तक एग्जाम्स होने वाले हैं। जिले में परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। पेपर लीक ना हो इसके लिए प्रशासन ने सेंटरों पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों को 9:30 से 10:30 तक परीक्षा केंद्र पर एंट्री मिलेगी। दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा चलेगी। 2 घंटे तक चलने वाली परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए सख्ती से निगरानी की जा रही है। सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। की भर्ती परीक्षा का आयोजन कल से शुरू होना है और गोपालगंज में भी परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं और आज तमाम केंद्रों पर परीक्षार्थी जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और लेकिन परीक्षा जो है कल से होना है और कल परीक्षा प्रथम पाली में होगी। परीक्षार्थियों को सुबह के 9:30 बजे से 10:30 बजे तक पहुंचना होगा और ऐसे में परीक्षा को लेकर जो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हैं वो तेज़ हो गई है। गोपालगंज में कुल 9 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें वीएम इंटर कॉलेज, इसके अलावा डीएवी +2 विद्यालय, शाहूजन बालक विद्यालय और शिव प्रताप स्कूल, मुखीराम +2 स्कूल, MM उर्दू +2 स्कूल, SS बालिका +2 स्कूल,
तमाम ऐसे जो परीक्षा केंद्र हैं इन्हें केंद्र बनाया गया है। गोपालगंज के डीएम मोहम्मद मकसूद आलम को जिला कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। डीएम का यह कहना है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराई जाएगी। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सीसीटीवी के साथ साथ जैमर लगाने के लिए भी तैयारी चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबर कटिहार से है, जहां पर एक निजी फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 4 लोगों ने मिलकर के एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूट की है। बताते चले आपको, पुलिस ने बताया कि एक दर्जी, एक दुकानदार और एक नाई ने इस घटना को अंजाम दिया है। आजमनगर थाना क्षेत्र में 1 अगस्त को हुए इस लूटकांड का एसपी जितेंद्र कुमार ने खुलासा किया है। निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर नंदन कुमार पासवान जब कलेक्शन की राशि लेकर के लौट रहे थे, तब चारों ने मिलकर के लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। और इस मामले में देखिए 3 आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और कहा जा रहा है कि एक आरोपी फिलहाल फरार है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, लूट में इस्तेमाल की गई बाइक के साथ साथ लूटे हुए कैश में से 70,000 नगद बरामद कर लिया गया है। वो एक मोहम्मद अली है और इसके जो 2 साथी हैं, मोहम्मद साहेब है, मोहम्मद इफ्तिखार है और एक और है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। इन लोगों के पास से जो है एक देसी कट्टा है, जिंदा कारतूस है और जो लूट का सामान होता है उसमें से 17,100 रुपया है। अपाची मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और जो इन लोगों के द्वारा मोबाइल यूज किया गया है, वो 3 बरामद हुआ है। आईआईटी हब कहे जाने वाला गया, जहां पर आपको बता दें कि छात्राएं इस बार राखी तैयार कर रही हैं, खुद अपने हाथों से राखी बना रही हैं और कहा जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राखी भेजी जाएगी, उनको भी राखी बांधी जाएगी। मानपुर में वृक्ष वी द चेंज नाम की संस्था छात्राओं को आईआईटी की तैयारी निःशुल्क करवाती है और इसमें पढ़ने वाली छात्राएं रक्षाबंधन के त्योहार पर खुद अपने हाथों से राखी तैयार कर रही हैं। उनके हाथों की बनी हुई राखियां इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी जाएगी। छात्राएं पिछले कई सालों से एलओसी पर तैनात जवानों को हजारों राखियां भेजती हैं और इस बार पीएम को भी राखी भेजने की तैयारी चल रही है। ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये राखियां खुद यहाँ पर जो छात्राएं पढ़ती हैं उन्होंने बनाई है। बनाई जा रही है वो जो जवान लड़ रहे हैं, सिपाही जो हम लोगों के लिए पूरी मेहनत करते हैं, पूरी 24 घंटे जा कर के हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, उनके लिए राखी बनाई जा रही है। उनको भेजी जाएगी, हर साल भेजी जाती है। 5 सालों से ये राखी भेजी जा रही है उन लोगों के लिए। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री जो कि हमारे लिए लड़कियों के लिए खास करके और महिलाओं के लिए जो इतनी चीज़ें कर रहे हैं हम लोगों के लिए, उनके लिए भी राखी भेजी जाएगी। सर पे तैनात हमारे भाई हैं, उनके लिए रक्षाबंधन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हमारी बहनें राखी खुद से बना रही हैं और उनको भेजेंगी। और ऐसा सिलसिला ये 4-5 साल से चल रहा है कि यहाँ पे ये खुद राखी बनाती है और जो भी बॉर्डर पे तैनात हमारे भाई बहन हैं उनको रक्षाबंधन स्वप्रेम भेंट भेज रही हैं। बारिश के बाद उफान पर नदियां, फिर डराने लगी गंगा नदी। उफनाने लगी बूढ़ी गंडक। सोन और पुनपुन का विकराल रूप। प्रशासन अलर्ट, लोगों से अपील। बाढ़ की आहट से सहमे लोग। बारिश के बाद बाढ़ की आहट। चलिए बात कर लेते हैं मौसम की, बात करते हैं बारिश की। तो देखिए पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसका सीधा असर नदियों पर पड़ रहा है। पूरे देश भर की नदियां जो है वो उफान पर है और ऐसे में बिहार में भी कई ऐसी नदियां हैं जिसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर जो तटीय इलाके में रह रहे लोग उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद।
तो सोन, फल्गु और पुनपुन जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तटीय इलाके के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी घाट के किनारे तक पहुंच चुका है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के परिचालन पर माफ कीजिएगा, देखिए नावों के परिचालन पर रोक लगाते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण देश भर की नदियां उफान पर हैं। बिहार में भी कुछ यही हाल है। कई नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा नदी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। खतरे के निशान से ऊपर फिलहाल गंगा नदी बह रही है और देखिए गंगा नदी में तेज धार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जनार्दन घाट की तस्वीर है, जहां पर पानी तकरीबन यहां से कल तक 20 से 30 फुट घाट से दूर थी, लेकिन आज देखिए जो जलस्तर है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे घाट पर गंगा नदी का पानी जो है वो पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ यदि हम बात कर लें पुनपुन की, फल्गु, दरधा और सोन नदी की, तो इन नदियों में बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके यदि सोन नदी की हम बात कर लें, जो कि सोन नदी भी गंगा नदी में ही आके मिलता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और सरकार ने और जल संसाधन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। और तस्वीर हम पटना की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घाट तक जो पानी है वो पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन मनीष उनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पटना में एक फिल्म एक सूरत है मेरी आंखों में इस प्रीमियम में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आपको बता दें, और कहा है साथ ही साथ कि फिल्म उद्योग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है। नई नीति भी लाई गई है। और देखिए पटना में जो एक सूरत है मेरी आंखों में हिंदी फिल्म के प्रीमियर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एसपी वर्गा स्थित मल्टीप्लेक्स में फिल्म का प्रीमियम किया गया। फिल्म को लेकर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति भी लाई है, जिससे बिहार में फिल्म उद्योग से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके निर्माता, लेखक और निर्देशक पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षित बिहार के चर्चित फिल्मकार अरविंद रंजन दास हैं और इस हिंदी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है और ये फिल्म 21 जून से थिएटरों में रिलीज होने जा रही है, जिसके बारे में नए जनरेशन नहीं जानते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इतने कम उम्र के कलाकार आज बिहार के प्रति जिस सजगता के साथ इनके परिवार के लोग, समाज के लोग, जो बिहार के लोग नए ढंग से उत्साहित होकर इस कार्य में लगे हैं, सभी को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। और बिहार के सकारात्मक सोच को, बिहार को हर बिहारी फिर गौरवान्वित हो। मैंने हमेशा अरविंद रंजन दास सर में ये चीज़ देखी है। उन्होंने बेहद प्यार से सर और बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले नॉलेज दिया है और क्यूरियोसिटी जनरेट की मेरे अंदर की हाउ अ फिल्म इज़ प्रोड्यूस्ड, हाउ अ फिल्म इज़ क्रिएटेड। उनके साथ काम किया, मेरे को ये फील नहीं हुआ कि मैं इतने सीनियर इंसान के साथ काम कर रही हूँ। लाइक ही इज़ टू फनी, ही इज़ सच अ हार्ड वर्किंग मैन। उनमें जो एनर्जी है 16 ईयर्स के युवा वाली है, जिस हिसाब से वो दौड़ भाग करके सेट पे 24 घंटे वो खड़े रहते हैं हमारे लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।